साथियों नमस्कार, मैं शैलेश सिंह। मेरे साथी श्री संतोष मिश्रा, शालेय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष। आज की इस चर्चा में हम लोग जो ओल्ड पेंशन स्कीम के नियम में परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है, उसके बारे में मिश्रा जी से संशोधन है उसके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। बस थोड़ी सी उसकी रूपरेखा रखना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्यपाल द्वारा 11 मई 2022 को एक राजपत्र जारी किया गया था, जिसमें 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक के नियुक्त समस्त शासकीय कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन योजना की बहाली की गई थी। किंतु वर्तमान में 20/1/2023 को एक अधिसूचना और राजपत्र जारी किया गया है, जिसमें जो पूर्व में जारी अधिसूचना थी उसमें परिवर्तन की बात की गई है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको इस अंतर और ये परिवर्तन के बारे में जिज्ञासा है, उनकी वो जानना चाहते हैं कि क्या परिवर्तन हुए हैं और कौन सा योजना उनके लिए लाभप्रद होगा, जिस संबंध में मैं हमारे साथ बैठे मिश्रा जी से चर्चा करना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को बहुत बेहतर रूप से अध्ययन किया है। तो जो इस नई जो अधिसूचना जारी हुई है वह क्या कहती है और मूल उसकी बातें क्या हैं, ये मिश्रा जी थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में शासन ने जो पुरानी पेंशन को लेकर राजपत्र जारी किया है, वैसे तो राजपत्र पूर्व में जारी किया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से शासन ने अपने जो कल के जारी जो राजपत्र में है संशोधन किया है। वो बिंदु मैं आपको सरल शब्दों में आपके समक्ष रखना चाहूँगा, ताकि हमारे प्रदेश के जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं या हमारा क्यों ना शिक्षक संवर्ग हो, इन बातों को समझ पाए कि क्या क्या संशोधन हुए हैं और उनके लिए कौन सी योजना बेहतर होगी, वो उन्हें समझने में शायद मैं समझता हूँ आसानी होगी। इसलिए मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ आपके समक्ष क्या क्या संशोधन हुए हैं। मूलतः मैं आपको बता दूं कि राजपत्र में कंडिका 5 में, 6 में और 7 में आवश्यक संशोधन शासन ने किए हैं तकनीकी दिक्कतों की वजह से, ताकि सहजता से इस पुरानी पेंशन को लोगों के समक्ष रखा जाए और लागू किया जा सके। पहली बात तो यह है, उन्होंने कंडिका 5 में अ, ब, स, द करके 4 बिंदुओं को उन्होंने अलग से जोड़ा हुआ है। तो मैं आपको पहला बिंदु ये रखना चाहूंगा कि शासन ने जो है पहले बिंदु में अपने एनपीएस और ओपीएस का विकल्प कर्मचारियों को दिया है। कर्मचारी स्वतंत्र होगा कि वो एनपीएस का चयन करे या फिर ओपीएस का चयन करे। ये कर्मचारी के लिए स्वतंत्रता होगी चयन करने के लिए। वो अपना लाभ हानि का आकलन कर ले और एनपीएस या ओपीएस में कोई एक विकल्प अपने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या अपने डीडीओ के समक्ष प्रस्तुत कर ओपीएस का लाभ या एनपीएस का लाभ ले सकता है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि यदि कर्मचारी एक बार अपना विकल्प भरता है तो निश्चित तौर से ये विकल्प जो है परिवर्तन ही नहीं होगा, ये अंतिम होगा। ये कर्मचारियों को समझना होगा, इसलिए वो भली भांति समझ ले, उसके बाद ही अपने इस विकल्प का चयन करें। दूसरा बिंदु जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 5(ब) में शासन ने संशोधन किया है, शासन ने ये कहा है कि 1/4/22 और उसके पश्चात के जितने भी कर्मचारी होंगे वो सभी ओपीएस के सदस्य होंगे। ये स्पष्ट शासन ने किया है। इसके पहले के कर्मचारियों के लिए विकल्प दिया है, लेकिन 1/4/22 के बाद के जितने भी कर्मचारी हैं उसको शासन ने स्वमेव ही ओपीएस के अंतर्गत रखा हुआ है। यहाँ ये स्थिति शासन ने बहुत स्पष्ट की है। और ये भी कहना चाहूंगा कि कंडिका जो 5 है उसका एक बिंदु उन्होंने स रखा हुआ है। स जो बिंदु है एनपीएस चुनने वाले कैंडिडेटों के लिए ये नहीं है, आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। ये जो आपका 5वां का स जो कंडिका है वो केवल उसी के लिए लागू होगी जो ओपीएस का चयन किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, आप बिल्कुल वैसा ही है। ये ओपीएस का चयन करने वाले कर्मचारियों के लिए ये जो कंडिका लागू की गई है, उसमें शासन ने ये कहा है कि जो भी शासकीय सेवक है या जो सेवानिवृत्त है, वो सारे कर्मचारी जो है अपना जो शासन का जो अंशदान है और उस पर जो आहरण दिनांक जो अर्जित लाभांश है वो शासन को उसको
जमा करना होगा, शासकीय खाते में डालना होगा। उसके उपरांत ही उस कर्मचारी को या सेवानिवृत्त के नॉमिनी को जो है पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। उसके पहले वो पुरानी पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा। जब वो वापस करेगा तभी वो हकदार होगा। और शासन ने ये भी स्पष्ट किया है, एक शर्त भी शासन ने इसमें रखी हुई है। शासन ने ये कहा है कि उसको जो देय राशि की कमी की पूर्ति जो है, शासन को जो राज्यांश हमें देना होगा, जो अर्जित लाभांश देना होगा, यदि उसमें कोई कमी होती, कमी की जो प्रतिपूर्ति है हमें ग्रेजुटी से, अवकाश के नकदीकरण से एवं समूह बीमा योजना से करने का शपथ पत्र भी हमें देना होगा। ये शपथ पत्र देने के उपरांत ही हम क्या होंगे, पुरानी पेंशन हेतु पात्र होंगे। ये शासन ने बहुत इसमें स्पष्ट किया हुआ है। अच्छा, ये जो आपका शपथ पत्र होगा, क्या ये कागज में दिया जा सकता है कि नोटरी से लेना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको ये क्योंकि वित्तीय मामले हैं इसलिए आपको बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, जो भी शपथ पत्र हम देंगे नोटराइज्ड होगा, बिल्कुल नोटराइज्ड शपथ पत्र ही हमको देना होगा, ताकि हम उसमें मुकर ना सके बाद में, या और अन्य कोई मांग हम बाद में ना कर पाए, इसलिए नोटराइज्ड ही होगा। ये आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा। ये संशोधन तो हो गए कंडिका 5 के, जो मैंने आपको बताया। हाँ, 5 में एक और संशोधन है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें यह है कि जो पैसे हम शासन का राज्यांश जो हम वापस करेंगे, वो शासन के पास वो पैसे जाएंगे, तो शासन जो है उसको लोक लेखे वाली एक पृथक से एक समिति में उस पैसे को रखकर प्रतिवर्ष जो है गत वर्ष के जो पेंशनरी दायित्व होंगे उसके 4% की बराबर की राशि को क्या करेगी, शासन जो है पेंशन निधि हेतु निवेश करके रखेगी। और भविष्य में वो पेंशन के देने के लिए कर्मचारियों को या सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन देने के लिए उस राशि का शासन इस्तेमाल करेगी। ये हमारा ज्यादा मामला नहीं है, शासन का मामला है, इसलिए इसको कोई मतलब ये बात आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो 5वां का जो अंतिम बिंदु है जी, द बिंदु जी, वो हमारे से संबंधित नहीं है, वो शासन संबंधित है। हम उस पर ज्यादा सोचें कि हमको आवश्यकता नहीं है, कर्मचारियों को उस पर ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं। शासन अपनी पेंशन की व्यवस्था, हमारे हम जो राशि वापस करेंगे उससे करने की एक व्यवस्था शासन की अपनी है, वो अपने लोक लेखे समिति में रखकर और कहीं निवेश करके 4% राशि जो देनदारी होगी पिछली वर्ष के, उसके हिसाब से 4% की राशि रखेगी और पेंशन की व्यवस्था वो करेगी। अच्छा, आपने सारी चीज बात बताई, आपने 5वां बिंदु को बहुत अच्छे से समझाया मिश्रा जी। अब 6वां बिंदु क्या कहता है? देखिए, 6वें बिंदु में भी शासन ने संशोधन किया है। पहले शासन ने जो व्यवस्था कर रखी थी, जो तकनीकी दिक्कतों के पहले शासन ने उस समय कह रहा था कि एनपीएस की जो हमारे कटौती दिनांक है, या हम आपको ये कह दें कि 1/11/2004 से उन्होंने हमें क्या कर लिया था, सामान्य भविष्य निधि का सदस्य मान लिया था, क्योंकि उस समय ये सब दिक्कतें नहीं थे, तकनीकी दिक्कतें आई, तो इसमें शासन ने आवश्यक संशोधन किया है। शासन ने ये कहा है कि अब हम जो होगा 1/4/2022 से ही क्या होगी कि सामान्य भविष्य निधि के सदस्य अब माने जाएंगे हम। हाँ, और दूसरा शासन ने ये भी कहा है कि 1 नवंबर 2004 से 31/3/2022 तक जो हमारा कर्मचारी का जो अंशदान होगा या उस पर जो अर्जित लाभांश होगा, ये सब राशि हम जो है एनएसडीएल से ही मांग करेंगे, शासन से हम मांग नहीं करेंगे। शासन इसके लिए जवाबदेही नहीं होगी। शासन ने बिल्कुल इससे अपना पल्ला झाड़ा है, उसको पूरा कर्मचारियों को डाल दिया कि आप एनएसडीएल से अपनी लेनदारी कीजिए। ये इसमें शासन ने बहुत स्पष्ट किया है, इसलिए कर्मचारियों को क्लियर। अच्छा, मैं 2 बिंदु, जैसे आपकी 5वीं बिंदु और आपने जो 6वीं बिंदु समझाया, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शासन जो पूर्व की राशि है जी, उस पर अपने आप को सेव करके चलना चाह रही है। उस पूर्व की राशि को एनएसडीएल से कर्मचारी को ही बोलती है कि वो आपका पैसा वो आप डील करें, क्योंकि पहला पैसा जो है अगर शासन का राजंश है उसको भी आप जमा आपको करना है और आपकी पैसे की जवाबदारी आपकी है। ये शासन कहना चाह रही है, मैं समझूं? बिल्कुल सही शैलेश जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। शासन ये कहना चाहती है कि बिल्कुल आप उनका पैसा, शासन का जो राज्यांश है उस पर जो अर्जित लाभांश है वो आपको ही शासन को वापस करना होगा। आप चाहे सेवानिवृत्त जब होंगे तो आप उस राशि को शासन को वापस करें, चाहे जिस भी शासन को स्पष्ट कर दिया कि आप शपथ पत्र भी दीजिए कि आपकी ग्रेजुटी से, आपके अवकाश के नकदीकरण से, आपके समूह बीमा योजना से हमारी राशि आप वापस कर दीजिए और आप अपनी राशि अपने एनएसडीएल से प्राप्त करें। आपने बहुत अच्छी 2 बिंदु में बहुत अच्छी बात रखी। पहला बिंदु तो शासन का राजंश की बात करता है, दूसरा बिंदु कर्मचारी के राजंश की बात करता है या लाभांश की बात करता है। बिल्कुल। तीसरी बिंदु जो कहता है, जो 7वां बिंदु है, वो किसकी बात करता है? देखिए, 7वें बिंदु के बारे में भी आपको जो शासन ने संशोधन किए वो भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, 1 नवंबर 2004 से 31/3/2022 के मध्य जितने सेवानिवृत्त लोग हैं या मृत्यु के प्रकरणों में उनके जो नॉमिनी हैं, उन्होंने क्या हुआ कि उस दौर में ओपीएस प्रभावशाली नहीं थी, तो एनपीएस का उन्होंने विकल्प चयन कर लिया। एनपीएस के विकल्प चयन करने के बाद हो सकता है यदि आज उनका मन परिवर्तित हो, ओपीएस लेना चाह रहे हो, तो शासन ने उन्हें भी ये विकल्प दिया हुआ है कि आप भी जो है, आप भी हमारी जो राज्यांश हमारा राशि
या उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित जो लाभांश है वो वापस करके आप भी इस योजना के सदस्य बन सकते हैं। ऐसा शासन ने उनको भी पात्र हो किया तो। है। बिल्कुल, यदि पात्र हो तो। ये पात्रता बिल्कुल स्पष्ट आपको कहना चाहूंगा कि 1976 जो पेंशन नियम है कि 10 वर्ष की सेवा आपको शासकीय सेवक के रूप में या आप एनपीएस के सदस्य रहे हो वो आपको आवश्यक होगी इस पेंशन को लेने के लिए, 1976 को पेंशन को लेने के लिए। चलिए, मैंने आपने जो बात बताई इसमें मैं अगर मोटे से उसकी समीक्षा करूं तो पहला बिंदु, पांचवा बिंदु वो कर्मचारी के राजंश की बात करता है, माफ कीजिएगा, वो पहला बिंदु राज्यांश की बात करता है, दूसरा बिंदु कर्मचारी के अंश की बात करता है, और तीसरा बिंदु जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं या जो कर्मचारी मृत्यु जिनकी हो गई उनकी नामित जो सदस्य हैं उनको भी पुरानी पेंशन में शामिल करने की बात करता है। ये मोटा मोटी मेरे को समझ में आ रही है बात। बिल्कुल, क्या मैं जो समझ रहा हूँ वो सही है? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। सारे बिंदु पे शासन ने एक प्रयास किया है कि सारा कुछ साफ हो जाए और लोगों को दिक्कतें नहीं हो। एक शासन ने प्रयास किया है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, यही बिंदुओं में कहा गया है। अच्छा मिश्रा जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने जो बोला पांचवें बिंदु के द बिंदु पे कि आपने बोला शासन द्वारा देय राशि की प्रतिपूर्ति या शासन को हम जो राशि देंगे उसमें कुछ राशि का समायोजन या प्रतिपूर्ति आपने कहा है कि अवकाश के नकदीकरण से, जीपीएफ से और जीआईएस से किया जाएगा। ये समायोजन क्या है? जब राशि आपको एनएसडीएल से प्राप्त हो गई तो उसमें प्रतिपूर्ति की बात कहां से आ जाती है? वो तो राशि को जमा करने की बात आ जाती है। बिल्कुल, मैं आपको इस संदर्भ में स्पष्ट करना चाहूंगा कि निश्चित तौर से जो हमारी जो राशि है वर्तमान में एनएसडीएल के पास है। हम यदि सेवानिवृत्त होते हैं तो एनएसडीएल जो होता है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 60% की राशि वापस करता है। वो 100% राशि डेथ के मामले में करता है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में 60% की राशि जो है एनएसडीएल वापस करता है। ऐसी स्थिति में 20% हमारा और 20% सरकार का ये राशि एनएसडीएल के पास रहेगी। लेकिन इसमें आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, लेकिन शासन जो है 20% की राशि की रिकवरी वो आपसे करना चाहता है। वो चाहता है कि 20% की राशि आप उसे वापस करें। अब मैं आपको कहूंगा 60% की जो राशि है वो कर्मचारी 30% शासन की होगी और 30% किसकी होगी? कर्मचारी की होगी। 30% राशि को हमको क्या करना पड़ेगा? शासन को तो देना ही होगा, लेकिन जो 20% जो शासन का राशि होगा उसको हमको क्या करना होगा? हमें अपने ग्रेजुएटी से, अपने अवकाश के नकदीकरण से, अपने समूह बीमा योजना की राशि से शासन को वापस करना होगा। अच्छा, मैं आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं समझ रहा हूँ, अगर आप गलत समझ रहा हूँ या सही समझ रहा हूँ उसे मुझे बताएंगे। जैसे मेरे रिटायरमेंट के समय जब मैं पैसा लेना चाह रहा हूँ उस दौरान मेरा 10 लाख रुपए जमा था, है ना? वैसी स्थिति में आपके के अनुसार 10 लाख का 5 लाख शासन का राजंश होता है और लाभांश होता है, और 5 लाख कर्मचारी का लाभांश और लाभांश होता है जी, 5-5। लेकिन चूंकि एनएसडीएल के वर्तमान नियमों के तहत आपके के अनुसार मुझे केवल 6 लाख ही मिल पाएगा। बिल्कुल। अब वैसे स्थिति में 3 लाख रुपया शासन का होगा और 3 लाख रुपया कर्मचारी का होगा। लेकिन शासन को चाहिए 5 लाख रुपए, है ना? क्योंकि उसका 5 लाख वास्तविक रूप से 5 लाख उसका लाभांश बिल्कुल और अंश है ना जमा है। मतलब मिलता तो 3 लाख है जी, उसका जमा उसने शासन ने अपने 5 लाख किए थे, तो 2 लाख की जो अंतर राशि है उसका समायोजन होगा या उसकी प्रतिपूर्ति होगी इन ग्रेच्युटी से, चाहे अवकाश नकदीकरण से, चाहे जीपीएफ समूह बीमा से। मैं ये समझ रहा हूँ, क्या यही है? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। उस 2 लाख की जो अंतर राशि आप जो बता रहे हैं, वो 2 लाख की अंतर राशि को हमें पहले ही शपथ पत्र देना होगा कि जब आप सेवानिवृत्त होंगे तो इस 2 लाख की जो अंतर राशि है आप हमें जीपीएफ से, अपने समूह बीमा योजना से, आप अपने ग्रेजुएटी से, अवकाश के नकदीकरण से समायोजन हेतु शपथ पत्र आज देंगे। ये आपको तय करना होगा, तभी आप पात्र होंगे इसके। अच्छा, मुझे एक बात और आ रही है समझ में कि अगर कहीं डिस्प्यूट होता है और राशि नहीं मिलती तो क्या 5 लाख मुझे ये तीनों से ही समायोजन करना पड़ेगा? कहीं मान लीजिए एनएसडीएल मुझे पैसा नहीं वापस करता और मुझे उसका उसमें राज्य का अंक जो है वो 5 लाख रुपया है, 10 लाख बनता है, 5 लाख रुपया है, और शासन वापस एनएसडीएल ने मुझे एक पैसा वापस नहीं किया। मुझे अगर पेंशन चाहिए तो मुझे उस 5 लाख को इनसे समायोजन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको समूह बीमा योजना से, अवकाश के नकदीकरण से
और ग्रेजुटी से आपको इसका पूरा समायोजन शासन को करना होगा। इसी शर्त पे ही आप पात्र होंगे, अन्यथा आप ओपीएस के पात्र नहीं होंगे। ऐसा शासन ने अपने को सेफ जोन में रखा हुआ है। इसलिए शासन ने बोल दिया कि बिल्कुल आप स्पष्ट। NSDL से आप बात कीजिए। बिल्कुल आप NSDL से हाँ बिल्कुल आप बात कीजिए। बहुत उन्होंने स्पष्ट है। एक बिंदु लगा के जी जी हमको सारा बिंदु को पुरानी जो हमारी राशि की जी। पूरी जवाबदेही हम पर छोड़ दी और जिससे हम जी NSDL से बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत और दूसरा प्रश्न भी हमारे शिक्षक साथियों के मन में है जी कि इसमें कहीं स्पष्टता नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारा जो पेंशन का लाभ जो हमको मिलेगा जी वो कब से मिलेगा। कोई ये कहता है कि 1998 से मिलेगा, 2005 से मिलेगा, 2010 से मिलेगा, 2012 से मिलेगा, 2018 से मिलेगा, कि 2022 से मिलेगा। मुझे अगर इसमें लाभ कब से मिल पाएगा इसके प्रति बहुत सारे लोगों, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट की अवस्था में हैं, बहुत सारे रिटायर हो चुके हैं, जी। तो कब से उनका लाभ दिया जाएगा और किनको किनको लाभ हो पाएगा, ये थोड़ा सा मुझे देखिए आपको मैं बहुत इसमें स्पष्ट बताना चाहूंगा कि ये जो पुरानी पेंशन योजना है समस्त छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लिए है। तो निश्चित तौर से शासन जो है जिसकी भी एनपीएस कटौती 2004 से हो रही, तो निश्चित तौर से 2004 से अपनी राशि सरेंडर कर वो पात्र बन जाएगा। अब दिक्कतें कहीं हैं तो शिक्षक एलबी संवर्ग के साथ है। लोग उहापोह की स्थिति में है, लोग स्पष्ट नहीं हो पा रहे कि हमें 18 से मिलेगा या 2005 से या 98 से, क्योंकि शिक्षक एलबी संवर्ग जो है शुरू से अपनी सेवा शर्तों को लेकर परेशान रहा है और अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत उसका शासीकरण, संविलियन, नियमितीकरण जैसी प्रक्रियाएं हुई हैं। वैसे शासकीकरण लोग मन प्रश्न इसलिए आ रहा है कि 2018 से शासकीकरण हुआ है तो 12 से कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा इस मामले को लेकर, जैसा आप पूरी प्रक्रियाओं को देख रहे होंगे कि शासन जो है अपना राज्यांश और उस पर अर्जित लाभांश आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश वापस लेना चाहता है। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा कि हम एनपीएस के सदस्य कब से रहे हैं। हमारी जो एनपीएस की जो कटौती हुई है अप्रैल 2012 से हुई है, तो निश्चित तौर से शासन अप्रैल 2012 से अपना राज्यांश और उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश वापस लेना चाहता है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि वो जब से अपनी राशि वापस लेना चाहता है उसी दिन से हम उस पेंशन योजना के सदस्य माने जाएंगे, क्योंकि हम उस समय एनएसडीएल की जो पेंशन योजना थी उसके सदस्य थे। तो ऑलरेडी हमारी ऐसी पात्रता आज के ये जो राजपत्र शासन ने जारी किया है बिल्कुल स्पष्ट हमारे अप्रैल 2012 से हमारी पात्रता बनती है, चाहे हमारा सम्मेलन जब भी हुआ हो। वो कोई मैटर अभी मैं नहीं समझता कि करता है। और रही 98 वाली बात है, मैं आपको एक चीज इसमें और स्पष्ट करूंगा कि 98 की बात, 2005 की बात, 2018 की बात, ये जरूर कहना चाहूंगा कि शासन को जो है इसको प्रथम नियुक्ति तिथि से ही देना था। ये इसमें कमी हम ऐसा समझते हैं कि रह गई है। उस शासन को जो है पेंशन योजना का सदस्य प्रथम नियुक्ति तिथि से मांगना था। मैं उसी बात पे आपके पास आना चाह रहा था। पहले आपने बहुत अच्छा स्पष्ट कर दिया कि लोगों के अंदर जो मंशा थी कि हमको कब से लाभ मिलेगा, तो आपने बिल्कुल एक स्पष्टता के साथ बताया कि 1/4/2012 से आपको लाभ मिलने लग जाएगा। जो उस समय तक पूर्व के भी शिक्षा कर्मी थे या कार्यरत कर्मचारी थे शिक्षा विभाग में या शिक्षा की पेशे से जुड़े थे, तो उनको 1/4/2012 से लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी बात। मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ कि जो वर्तमान में संशोधन हुए हैं, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो पेंशन नियम बनी है उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ उसकी विशेषताएं हैं, तो उन कमियों को और विशेषताओं को साथ ही साथ पुरानी जो नई पेंशन योजना में की कमियां और विशेषताएं क्या है, ताकि ये भी बताएं, ताकि हमारे बहुत सारे साथी हैं अभी ऑप्शन भरना है, उनकी दुविधा है कि वो क्या एनपीएस चुन लें कि ओपीएस चुन लें, किसमें लाभ होगा। तो ये थोड़ा सा आप बता पाएंगे कि दोनों में कमियां क्या है या इसमें कितनी अच्छाई है, ओपीएस में कितनी कौन कौन सी बातें जो लाभप्रद हैं, बात ये बता पाएंगे ताकि लोग निर्णय ले पाएं कि हमको विकल्प में किस पे जाना है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपने पूछा है शैलेश जी, क्योंकि वास्तव में दुविधा की स्थिति शिक्षक एलबी संवर्ग के साथ ही है अधिकतर। बाकी को तो मैं समझता हूँ बाकी प्रदेश के शासकीय सेवकों को निश्चित तौर से पुरानी पेंशन स्कीम का ही चयन करना चाहिए, लेकिन शिक्षक एलबी संवर्ग में काफी दुविधा है इस चीज को लेके, क्योंकि निश्चित तौर से कुछ ऐसे हमारे शिक्षक एलबी संवर्ग जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हो रहे हैं, उनके साथ ये दिक्कतें हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम में एक बाध्यता है कि आपको कम से कम 10 वर्ष की जो सेवा आपकी होनी चाहिए। यदि हमारी प्रथम नियुक्ति तिथि का लाभ यदि हमें नहीं मिलता तो बहुत कम ही समय में काफी बहुत सारे साथी हमारे सेवानिवृत्त तो हो रहे हैं, होने वाले हैं निकट भविष्य में, तो उनके साथ ये समस्या खड़ी हो सकती है कि वो एनपीएस का चयन करें या ओपीएस का चयन करें। उनके लिए हम बार बार अपने संगठन की ओर से शासन से यही मांग कर रहे हैं
कि ऐसे कर्मचारियों के लिए या सभी हमारे एलबी संवर्ग के साथियों के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि से ही पेंशन को बहाल किया जाए। उसके बाद उनके सामने स्पष्ट होगा कि वो ऐसी स्थिति अगर निर्मित होती है तो ओपीएस का चयन करें, लेकिन वर्तमान में उनके लिए वास्तव में 10 वर्ष यदि पूरे नहीं होते हैं तो दुविधा की स्थिति तो उनके समक्ष रहेगी ही जब तक स्थितियां नहीं बन जाती हैं। और बाकी मैं आपको कहना चाहूंगा कि एनपीएस और ओपीएस में क्या बेहतर है, मैं बहुत स्पष्ट आपको कहना चाहूंगा। एनपीएस का मतलब ही बहुत स्पष्ट है कि नो पेंशन स्कीम, आपको बिल्कुल स्पष्ट समझना होगा। नाम जरूर उसमें पेंशन जुड़ा है, लेकिन उसमें किसी भी कर्मचारी के लिए कोई पेंशन जैसी कोई सुविधा नहीं है। आपको हम पहले भी हम कहते आए हैं, जैसे गुलाब जामुन में गुलाब नहीं, दालचीनी में दाल नहीं और आमलेट में आम नहीं, उसी प्रकार से नो पेंशन स्कीम या एनपीएस कहें तो इसमें कोई भी पेंशन जैसी बात नहीं है। ये एनपीएस जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे कहते हुए या लोगों को मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बताना चाहूंगा, एनपीएस जो है मियाँ की चुंदी मियाँ का तेल वाली कहानी है। ये ऐसी ही योजना है। इस योजना की विदाई के लिए मैं माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसी योजना जो है आपने बंद की और कर्मचारियों के लिए ओपीएस जैसी योजना जो है, वो योजना जो कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, आपने दी है। मैं आपको इसके लिए बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं अभी केंद्र की सरकार से मांग भी करूंगा कि भारत देश के सारे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा